एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए मटेरियल साइंस का चैप्टर लेके आए हैं। यह चैप्टर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अंतर्गत आता है। तो इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर फर्स्ट ईयर इस पर ध्यान दें, मटेरियल साइंस चैप्टर पर। तो चलते हैं, हम बात करते हैं पहले इसकी बेसिक थ्योरी की, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो हम जानते हैं मटेरियल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। मटेरियल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जो मटेरियल होते हैं अपने, जिनको हम बोलते हैं पदार्थ, है ना। तो बेसिकली पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, सेकंड द्रव, थर्ड गैस। लेकिन अब चौथी और 5वीं अवस्था भी आ गई है, जिसका नाम है प्लाज्मा एंड आइंस्टीन कंडक्शन। ये भी आ गई है, लेकिन ये 2 अवस्था अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इन पे रिसर्च चल रही है। तो हम सबसे पहले समझते हैं ठोस क्या होता है। अगर हम ठोस की बात करें, ठोस फर्स्ट नंबर, तो ठोस की अगर बात करें तो ठोस वह पदार्थ है जिसमें आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। सपोज अगर किसी ईंट को देखा जाए तो उसका एक क्या होगा, आयतन निश्चित होगा कि उतनी ही जगह घेरेगी। दूसरा क्या है, उसका क्या आयतन भी निश्चित है कि वो मान लो 2.5 kg की है या 3 kg की ईंट है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आयतन और आकार दोनों क्या है, निश्चित है, ठीक है। अब होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे हम बात करें, दूध ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो दूध में क्या है, अगर 1 किलो दूध की बात करें हम, 1 किलो मिल्क की, तो इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। कहने का मतलब ये एक बर्तन, छोटे बर्तन में भी आ जाएगा, और अगर किसी बड़े बर्तन में रखोगे तो बड़े बर्तन में ये फैल जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है आयतन तो निश्चित है, 1 kg है, ये इसका क्या है, आयतन 1 kg, बट इसका आकार निश्चित नहीं है। हो सकता है ये 5 किलो वाली बाल्टी में रख दो तो फैल जाएगा ये, और छोटी सी बाल्टी में रखो तो भी ये फैल जाएगा तली में, है ना। तो इसका क्या है, आयतन निश्चित है कि 1 kg है या 1 लीटर है, ठीक है, बट इसका जो आकार है वो अनिश्चित है। अब हम बात करते हैं ठोस, द्रव, और अब बात करते हैं गैस, थर्ड नंबर। गैस की अगर हम बात करें तो गैस में क्या है, ना तो आयतन निश्चित है ना ही आकार निश्चित है। आयतन और आकार दोनों क्या हैं, इसमें अनिश्चित हैं। कहने का मतलब सपोज जैसे एक गैस सिलेंडर ले लो, तो 1 किलो गैस अगर आप छोटे वाले 5 किलो वाले सिलेंडर में भरेंगे तो वो उस पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। अगर यही 1 किलो गैस अगर आप बड़े वाले सिलेंडर में भरेंगे तो पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी। कहने का मतलब इसका ना तो आयतन निश्चित है और ना ही आकार, ठीक है। और जैसे हाइड्रोजन, जैसे अपने इन्वायरमेंट में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हीलियम गैस है, तो इनका आयतन और आकार क्या है, अनिश्चित है। ये हमारे क्या है, पदार्थ बोले तो पदार्थ या द्रव्य, 2 चीज़ें बोल सकते हैं इनको, पदार्थ या द्रव्य। इंग्लिश में बोलेंगे मटेरियल। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, ठोस, द्रव, गैस। तो हमने समझा ही दिया है। बेसिकली चौथी और 5वीं भी अवस्था आ गई है, प्लाज्मा एंड आइंस्टीन कंडक्शन, वो अभी सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
तो अब बात करते हैं हम, जो पदार्थों का वर्गीकरण है वो दो तरीके से किया गया है, धातु और अधातु है, और तीसरा होता है उपधातु। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं धातु और अधातु पे। तो धातु क्या होती हैं बेसिकली, जिनमें क्या है करंट आसानी से फ्लो हो जाए। अधातु क्या होती, जिनमें करंट फ्लो ना हो, है ना। करंट अधातुओं में क्यों नहीं फ्लो हो पाता, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और धातु में क्या होते हैं मेटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है करंट फ्लो हो जाता है। धातु सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, केवल पारे को छोड़कर। पारे की गिनती आपकी द्रव धातु में आती है। पारा कैसा है, द्रव धातु है, यानी ये द्रव भी है और धातु भी है पारा। ठीक है, अधातु क्या है, अधातु पदार्थ सामान्य तापक्रम पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं अधातु। ठीक है, अधातुओं पर चोट मारने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातुओं पर चोट मारने पर थोड़ी बहुत ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, धातुओं की सतह एक विशेष प्रकार से चमक होती है। अधातुओं में क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर शेष में चमक नहीं होती। धातुएं विद्युत अपघट करने पर कैथोड पर इकट्ठा हो जाती हैं। जो आपकी विद्युत अपघटनीय विधि होती है, उसमें जो धातु मटेरियल्स होते हैं वो कैथोड पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा है। अधातुओं में विद्युत अपघटन एनोड पर हाइड्रोजन को छोड़कर इकट्ठा होते हैं। तो हमने बताया धातु क्या होती है, जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए, और धातु जिनमें करंट फ्लो ना हो। ठीक है, ये बात समझ में आई। पारा कैसा है, हमारा द्रव धातु है। ठीक है, तो और धातुओं में क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, थोड़ी बहुत ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं, कह रहा है कौन सा अलोह मिश्र है, यानी मिश्र धातु की बात कर रहा है। मिश्र धातु इसमें आपका क्या है, ऑप्शन में दे रहा है एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड या पीतल। पीतल आपका मिश्र धातु है। ट्रिक क्या है पीतल की याद करने की, पीतल किस किस से बना होता है, तांबा एवं जस्ता। 60% तांबा, 40% जस्ता, यानी जिसको बोलते हैं जिंक। कॉपर और जस्ता Zn। ठीक है, ये पीतल किससे बना होता है, तांबा और जस्ता। इसी प्रकार आपका कांसा भी मिश्र धातु होता है ना। अब कह रहा है कौन सा लोह धातु भंगुरता का गुण होता है, तो भूरा ढलवा लोहा है, यानी कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में भंगुरता का गुण होता है, उसको अगर तेज़ी से ठोकोगे तो वो क्या होता है, टुकड़े होने लगते हैं उसके, है ना। तो भंगुरता होती है उसमें, ढलवा लोहे में। नेक्स्ट कह रहा है धातुओं के भौतिक गुणों में उसका संगलन किस धातु में गलनांक सर्वाधिक है, तो टंगस्टन में होता है। बेसिकली टंगस्टन में क्या होता है, जो बल्ब वगैरह होते हैं उसके बनाया जाता है ना, तो उसमें टंगस्टन मटेरियल का यूज किया जाता है फिलामेंट बनाने में। नेक्स्ट, उन पदार्थों को पहचानिए जो धातु ना होते हुए भी बिजली के चालक हैं। तो देखो इसमें क्या है, ग्रेफाइट आपका किसके अंतर्गत आ रहा था, हमने देखा था अधातु के अंतर्गत आ रहा था ना, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के, है ना। ये अधातु होते हुए भी क्या करते हैं कि ये बिजली का चालक है। इसमें क्या है, करंट फ्लो हो जाता है, किसमें, ग्रेफाइट में, है ना। तो वही कह रहा है धातु ना होते हुए भी विद्युत का चालक है, कौन, ग्रेफाइट। ये अधातु है और इसमें करंट फ्लो भी हो जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु कौन सी है। आघात वर्तनीय से मतलब है किसकी तन्यता सबसे अधिक है, जिसको ज़्यादातर खींचा जा सकता है। तो सोना
ए इज़ राइट आंसर, क्योंकि सोने को अधिक से अधिक खींचा जा सकता है किन की अपेक्षा, कॉपर, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम की अपेक्षा सोने को का तन्यता अधिक होता है। नेक्स्ट, कठोर चुंबक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कठोर चुंबक की बात करें, कठोर चुंबक बेसिकली अस्थायी मटेरियल के होते हैं, अस्थायी चुंबक, जिनमें प्रायः एल्निको का यूज किया जाता है बनाने में। अस्थायी या कठोर चुंबक को बनाने में एल्निको मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मृदु चुंबक बनाने, या कह सकते हैं इसको, स्थायी बोलेंगे, इसको अस्थायी। मृदु चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाने में हम बेसिकली सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। कठोर चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाने में हम एल्निको का यूज करेंगे। मृदु चुंबक या अस्थायी चुंबक बनाने में हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो वही कह रहा है कठोर चुंबक पदार्थ किसका होता है, तो कार्बन स्टील, ठीक है, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील, है ना, तीनों से बनाया जा सकता है। और एल्निको, इससे भी बनाया जा सकता है, एल्निको से, है ना, कठोर चुंबक एल्निको से भी बनाया जा सकता है। तो डी इज़ राइट आंसर। और अगर सिलिकॉन स्टील की बात करें तो इससे केवल मृदु या नर्म लोहा, इसे नर्म चुंबक भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अचुंबकीय स्टील है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चुंबकीय मटेरियल 3 प्रकार के होते हैं, चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के, कौन कौन से? फर्स्ट पे आता है लो चुंबकीय पदार्थ। लो चुंबकीय पदार्थ बेसिकली ये क्या होता है, इनकी जो चुंबकशीलता होती है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। ये वस्तुओं को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। लोहे की जितनी भी वस्तुएं होंगी उनको लो चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनकी चुंबकशीलता या परमेबिलिटी की बात करें म्यू की, तो 1 से 1000 के बीच होती है। इनकी परमेबिलिटी या चुंबकशीलता म्यू 1 से 1000 तक होती है। और ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर लेते हैं, जैसे लोहा है, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मटेरियल। इसमें क्या होता है, इनकी चुंबकशीलता लोहे चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षा कम होती है, यानी ये लोहे की वस्तुओं को बड़ी कठिनाई से अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, ठीक है। इनकी चुंबकशीलता या परमेबिलिटी म्यू का मान 1 से थोड़ा अधिक होता है, 1 से थोड़ा अधिक, ज़्यादा नहीं, है ना। और लो चुंबकीय पदार्थ का 1 से 100 के बीच होता है। इनकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत अधिक, और इसकी परमेबिलिटी थोड़ी 1 से ज़्यादा होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, तो ये सब कैसे यम आ रहा है ना। तो ट्रिक याद करने की है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, यम आए तो आप अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल समझ लेना। 3rd नंबर पे आता है आपका प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक मटेरियल। प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डाईमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, मटेरियल इनकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है, यानी चुंबकशीलता म्यू 1 से कम होती है, ठीक है, 1 से कम। और ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती हैं, क्यों? क्योंकि इनकी चुंबकशीलता बहुत 1 से कम होती है ना। जैसे एग्जाम्पल जस्ता, कॉपर, जस्ता को क्या बोलेंगे, Zn, कॉपर, बिस्मुथ, Bi, ठीक है, नमक, ये चीज़।
ये आते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में। तो अनुचुंबकीय में क्या आ जाएगा आपका, अनुचुंबकीय में इसमें दे रहा है, इनमें से कौन होगा, मैग्नीशियम स्टील है ना, ये हमारा है। तो देखो हमने बताया था ना मैग्नीशियम, ये। नेक्स्ट, पायराइट निम्न में से किसका अयस्क है। पायराइट आपका कॉपर का अयस्क है, यानी तांबे का। तांबे के अयस्क जैसे कॉपर पायराइट CuFeS2, इसका फॉर्मूला ये है कॉपर पायराइट का, ठीक है। दूसरा होता है कॉपर ग्लांस Cu2S, कॉपर ग्लांस, ये कॉपर के अयस्क हैं। अयस्क बेसिकली क्या है, जैसे जो भी हमारे पृथ्वी से खनिज प्राप्त होते हैं उनको प्योरीफाई किया जाता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, एज ए अयस्क बनते हैं ना, प्योरीफाई करने पर। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में चांदी के अयस्क हैं। तो चांदी के अयस्क कौन कौन से हैं हमारा, हॉर्न सिल्वर और रूबी सिल्वर दोनों हैं। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है, अभी बताया था ना, पीतल, पिताजी, पिताजी यानी तामा एंड जस्ता, जस्ता Zn, तामा Cu और जस्ता Zn। ट्रिक क्या है, पिताजी, पिताजी ऐसे याद रख लो, हैं तो तामा और जस्ता। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में कौन सा लोह अयस्क ऑक्साइड के रूप में मिलता है। तो इसमें क्या है आपका, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, उपरोक्त तीनों मिलते हैं, है ना। ये बेसिकली क्या है, लो ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।